हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग का जो एमआरएस का कंटेंट का एग्जाम होने वाला है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का, तो उसमें मैं आप लोग की जो आपके कॉमर्स से रिलेटेड पोर्शन रहता है जिसमें अकाउंटेंसी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, बजटिंग है, इन सब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे मैं उसकी तैयारी आप लोग को करा रही थी। तो आज की वीडियो में आप लोग का जो टॉपिक रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है, तो एक बार उसको हम देख लेते हैं कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं कौन से हैं, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। इससे अगर उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं सारे प्रिंसिपल्स को, उसके बाद हम चलेंगे जो इसके एमसीक्यूज हैं उसे सॉल्व करेंगे, जिससे कि थोड़ी हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमें समझ में भी आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। जो लेखांकन सिद्धांत होते हैं वो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक चार्ट जिसमें कि दे रखा है कि 3 टाइप्स के रहते हैं। एक हो जाते हैं जो आपकी बेसिक अजम्पशंस होते हैं और कॉन्सेप्ट होते हैं। दूसरे हो जाते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स, आधारभूत सिद्धांत। उसके बाद आ जाते हैं मॉडिफाइड प्रिंसिपल, परिवर्तनशील सिद्धांत। तो शुरू करते हैं जो इसके बेसिक अजम्पशंस होते हैं वो क्या होते हैं। तो पहली जो दे रखी है इसमें व्यापार की पृथक इकाई की संकल्पना, यानी कि सेपरेट बिजनेस इनिशिएटिव अजम्पशन। इसमें क्या माना जाता है कि जो व्यापारी होता है, जो बिजनेसमैन होता है और जो बिजनेस है वो दोनों अलग अलग हैं। आपने पढ़ा होगा कंपनी लॉ में सोलोमन बनाम सोलोमन का एक विवाद था, उसमें यही चीज दे रखी थी, उसमें यही निर्णय आया था, डिसीजन आया था कि जो बिजनेस होता है और जो बिजनेस को चलाने वाले ओनर होते हैं वो दोनों अलग अलग हैं। अगर बिजनेस पे कोई वाद आता है, किसी तरह का कोई केस होता है, तो वो बिजनेस पर ही होता है। क्यों? क्योंकि जो बिजनेस है, जो कंपनी है, एक सेपरेट आर्टिफिशियल बॉडी मानी जाती है। इस वजह से उस पर अलग से केस भी किया जा सकता है और वो अलग होती है। तो यहाँ पर ये जो विचारधारा है या फिर जो संकल्पना है यही मानती है कि जो व्यापारी है और जो व्यापार है, जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस है, वो दोनों अलग अलग है। जबकि व्यापारी जो होगा वो खुद ही जो व्यापार है, जो बिजनेस है, उसमें एक क्रेडिटर की तरह होगा, लेनदार की तरह होगा। सेकंड आ जाएगा कि चालू व्यापार की संकल्पना, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। इसमें माना जाता है कि जो बिजनेस होगा वो इन्फिनिट टाइम तक, अनंत काल तक चलता रहेगा। तो इसमें जो स्टॉक होता है उसको करंट प्राइस या फिर जो मार्केट प्राइस है, दोनों में जो कम होता है उस पर दिखाया जाता है। तो मैं शॉर्ट में ब्रीफ में आप लोग को समझाऊंगी जो की पॉइंट्स हैं उनको, जिससे कि आपका जल्दी से कंप्लीट भी हो जाएगा और कवर भी हो जाएगा, जहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है जिन पॉइंट से। तो इस चालू व्यापार की संकल्पना में यही माना जाएगा कि एक लॉन्ग टाइम तक, एक इन्फिनिट टाइम तक बिजनेस चलता रहेगा और इसमें जो स्टॉक होता है उसे करंट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में जो भी कम होगा उस पर दिखाया जाता है। फिर आ जाता है मुद्रा मापन की संकल्पना, मनी मेजरमेंट अजम्पशन। इसमें माना जाएगा कि केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम लिखते हैं, उन्हीं लेन देनों को दिखाते हैं जिनको कि हम मौद्रिक रूप में मेजर कर सके, माप सके। तो यहाँ पर जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको शामिल नहीं किया जाता है। जो भी हम अकाउंटिंग अपनी रख रहे हैं, अपने अकाउंट बना रहे हैं उसमें। फिर आ जाता है लेखांकन अवधि की संकल्पना, अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन। इसमें रहता है कि जो अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, जो अपने खाते हम बना रहे हैं, अकाउंट्स रख रहे हैं, उसकी एक निर्धारित टाइम होता है, एक समयावधि होती है जो कि नॉर्मली 12 मंथ की होती है। आपको पता ही है फाइनेंशियल ईयर जो होता है जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, जो कि आपका फाइनेंशियल ईयर हो जाता है, वित्तीय वर्ष हो जाता है। उसी के अकॉर्डिंग जो कंपनीज होती हैं वो अपने अकाउंट्स बनाती हैं। जैसे कि बैंक में आपको पता ही होगा कि लास्ट के जो मंथ होते हैं मार्च वगैरह, तो वहाँ पर कितना ज्यादा वर्कलोड हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो क्लोजिंग का टाइम होता है। और जो कैलेंडर ईयर होता है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है। यहाँ पर आपका हो जाएगा जो बेसिक अजम्पशंस थे वो सारे। अब आइए देखते हैं कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, आधारभूत सिद्धांत है, वो क्या है। पहला इसमें दे रखा है आय प्राप्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रेवेन्यू रियलाइजेशन। इसमें रहता है कि जो स्वामी की पूंजी में वृद्धि होती है, यानी कि जो ओनर्स की इक्विटी में जो कैपिटल होती है उसमें जो इंक्रीमेंट होता है, जो इंक्रीज हो रही होती है, वो उसको ही क्या माना जाता है? आय माना जाता है, इनकम माना जाता है। ये जो किस पर निर्भर करती है? ये रेवेन्यू के अर्जन पर, जो अर्निंग हो रही होती है उस पर डिपेंड करती है। इसमें ये रहता है कि जो भी हमारी प्रोडक्ट होते हैं या सर्विसेज होती हैं उसको जब हम सेल करते हैं तो वहाँ पर मान लिया जाता है कि यहाँ पर जो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है, वो कंप्लीट हो गई है। अभी किसी भी तरह का इसमें रिटर्न मिलने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है। तो वो हो जाती है आपकी आय प्राप्ति की या फिर रेवेन्यू रियलाइजेशन जो प्रिंसिपल है। फिर आ जाता है व्यय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंसेस। इसमें ये रहता है कि जो सर्विसेज होती हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, उनकी जो डायरेक्ट कॉस्ट आती है उसको ही एक्सपेंसेस माना जाता है। और जो उसके आय को, इनकम को जनरेट करने में जितनी भी हमारी कॉस्ट आती है वो हो जाती है आपकी लागत व्यय, यानी कि कॉस्ट एक्सपेंसेस।
और इसमें जो ऑड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं उनको भी व्यय माना जाता है, एक्सपेंसेस माना जाता है। फिर आ जाता है आय एम व्यय के मिलान का सिद्धांत। इसमें रहेगा प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। इसमें रहता है कि जो पूंजी में वृद्धि होती है, कैपिटल जो इंक्रीज होती है, उसको आय माना जाता है, और उस आय के उपार्जन में, उस आय को अर्जित करने में जितने भी एक्सपेंसेस हुए होते हैं वो सब कॉस्ट हो जाती है। उसके बाद उस कॉस्ट में जो इनकम हुई है उसमें से कॉस्ट को लेस करके हम अपनी जो नेट रेवेन्यू है, नेट इनकम है, उसको निकाल लेते हैं। ये हो जाता है आपका आय एवं व्यय का मिलान सिद्धांत। फिर आ जाएगा पूर्व प्रकटीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। इससे काफी क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें रहता है कि जो भी अकाउंट्स रखे जा रहे हैं उसमें ये माना जाएगा कि पूरी तरह से ऑनेस्टी के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ रखे गए हैं, क्योंकि ये जो अकाउंट्स होते हैं वो कंपनी की जो पूरी स्थिति है उसको दर्शाएंगे। इसके लिए रहता है कि जब हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं उसमें ऐसे भी कुछ फैक्ट्स हम दिखाते हैं जो नॉर्मली हम नहीं दिखाएंगे, जनरली हम नहीं दिखाएंगे। जैसे कि कौन से डिप्रिसिएशन के मेथड का हमने यूज किया है, जो हमारा स्टॉक था उसके वैल्यूएशन में अगर हमने चेंजेस किए हैं तो वो किस तरह के हैं, या जो कंटीजेंट लायबिलिटीज हैं, संभावित दायित्व हैं, उनको हम बैलेंस शीट में नीचे एक नोट के तौर पर दिखाते हैं। यानी बिजनेस में जो कुछ जैसा भी है हम सब कुछ दिखा देते हैं, कहीं कुछ भी छुपा के नहीं रखा जाता। इसीलिए इसे पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत कहा जाता है, फुल डिस्क्लोजर सिद्धांत कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है जांच योग्य लिखित प्रमाण का सिद्धांत, वेरिफेबल ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। इसमें रहता है कि ये लेखांकन का, अकाउंटिंग का काफी कंपल्सरी प्रिंसिपल माना जाता है। इसमें रहेगा कि जो भी हम अकाउंट्स रख रहे हैं वो वाउचर्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए, प्रमाणकों के अकॉर्डिंग रखने चाहिए। इसमें ये रहेगा कि जब भी फिर आगे ऑडिटिंग करते हैं या फिर हम खुद ही अपने देख रहे हैं कि हमने सही अकाउंट बनाया या नहीं बनाया, तो मैच करना आसान हो पाएगा हमारे पास एक कुछ प्रमाणक इस तरह के होते हैं, हमारे पास कुछ ऐसी चीजें होंगी जिससे कि हम आसानी से मिलान कर सकें कि रखे हुए अकाउंट सही है या नहीं। इसमें कौन सी चीजें आ जाती हैं, रिसिप्ट आएंगे, बिल आएंगे, इनवॉइस आ जाते हैं, कैश मेमो आता है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर आता है ऐतिहासिक लागत का सिद्धांत, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। इसमें रहेगा कि जो एसेट्स होती हैं उनको बुक्स में कॉस्ट प्राइस पर ही दिखाया जाता है, चाहे जो मार्केट प्राइस हो वो बढ़ गया हो, घट गया हो, कुछ भी हुआ हो, लेकिन हम जो बुक्स में दिखाएंगे वो कॉस्ट प्राइस पर ही दिखाएंगे। हमसे क्लियर हो रहा है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, तो ऐतिहासिक लागत पर ही हम इसको दिखाते हैं। फिर आता है द्विपक्षीय सिद्धांत, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। नाम से ही क्लियर हो रहा है द्विपक्षीय, यानी कि जो डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड होगा, एक साइड डेबिट होगा और दूसरा साइड क्रेडिट होगा, दो इसमें आपके साइड रहते हैं। तो इसमें कुछ अकाउंटिंग इक्वेशंस बनती हैं, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। जो आप बैलेंस शीट बनाते हैं, एक साइड लायबिलिटी होती है, एक साइड एसेट होती है। जो लायबिलिटी का साइड होता है वहां पर दो चीजें रहती है, एक हो जाता है आपका कैपिटल, दूसरी हो जाती है लायबिलिटी। लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म भी होती है, शॉर्ट टर्म भी होती है, और एसेट्स हो जाती है एक साइड आपकी, इसमें आपकी जो फिक्स्ड है, करंट है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स है, बहुत सी चीजें आ जाती हैं। ये आपके दो साइड होते हैं, उसको मिला करके कुछ आपके इक्वेशंस बनाई गई हैं। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं, आगे मैंने शामिल भी किए हैं, अभी आप एमसीक्यूज देखेंगे उसमें, इसको ध्यान में रखिएगा। ये हो गए आपके बेसिक प्रिंसिपल, आधारभूत सिद्धांत। अब आ जाते हैं जो मॉडिफाइड प्रिंसिपल है, परिवर्तनशील सिद्धांत है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो है उन पर डिस्कशन कर लेते हैं एक बार। पहला हो जाएगा नियमितता का परिवर्तनशील सिद्धांत, मॉडिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। इसमें माना जाता है कि जो भी अकाउंट्स हम रख रहे हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस हम मान रहे हैं इन्फिनिट टाइम तक चल रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। आप ही कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो ये सोच के नहीं शुरू करते ना कि 1 साल 2 साल या 5 साल। आपकी सोच ये होती है ना कि अनलिमिटेड टाइम तक हम चलाते रहेंगे, अनसर्टेन है कि वो इन्फिनिट टाइम तक चलेगा। अब वो डिपेंड करता है सिचुएशंस पर कि आपकी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही कि आपको बंद करना पड़ रहा है, या हो सकता है और बढ़ जाए आपका बिजनेस, तो वो तो डिपेंड करता है सिचुएशंस पर। यहाँ पर इसमें माना जाएगा कि जो हम अकाउंट्स अपने रखेंगे उसकी जो भी हम प्रिंसिपल को यूज करेंगे वो लगातार एक ही जैसा होगा। हम बार बार अगर चेंजेस करेंगे तो वहां पर हमारे अकाउंट्स भी अलग अलग हो जाएंगे, डिफरेंस हो जाएंगे, तो हम उसमें कभी कभी क्या होता है ना, कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पिछले वर्ष से इस वर्ष में अगर हमने अकाउंटिंग स्टाइल अपने जो प्रिंसिपल थे वो चेंज कर दिए, तब हम कॉस्ट प्राइस पे दिखा रहे थे, तब हमने मार्केट प्राइस पे दिखाना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, आपस में कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे कि हमने पिछले वर्ष से हम आगे बढ़े और पीछे चले गए। तो ये माना जाता है कि जो भी रखे जाएं वो एक जैसे होने चाहिए अकाउंटिंग बेस पर, वो आपका इस सिद्धांत में बताएगा।
नेक्स्ट आ जाएगा कि सतर्कता या रूढ़िवादिता का परिवर्तनशील सिद्धांत। इसमें क्या रहता है कि ये सिद्धांत एक सहभागी सिद्धांत है, जो ऐतिहासिक लागत का सिद्धांत है उसका सहभागी सिद्धांत है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें लाइन कही जाती है कि लाभ की आशा ना करें और सभी संभव दायित्वों का प्रावधान करें। यानी कि हम ये ना सोचें कि हमें प्रॉफिट कितना होगा, बल्कि हमारे कितनी लायबिलिटीज हो सकती हैं, क्या हमारे कंटीजेंट लायबिलिटीज हो सकती हैं, हम उसके लिए तैयार हैं, उसके लिए प्रोविजन करके रखें। ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपकी इस सिद्धांत से जुड़ी हुई है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर एक चीज इससे ये निकल के हमारा कंक्लूजन आता है कि जितने भी अकाउंट्स हम रख रहे हैं उसमें सभी संभावित दायित्व जो हमारे होंगे, जो कंटीजेंट लायबिलिटीज हो सकती हैं, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन जो हमारे संभावित लाभ हैं, जो हमें क्या प्रॉफिट हो सकता है, उस पर वो हमें छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो आपका प्रिंसिपल है, ये सही ढंग से बिजनेस की जो सिचुएशन है उसको नहीं दिखाता, सही फाइनेंशियल स्टेटस को नहीं दिखाता है। नेक्स्ट आ जाता है यथार्थता या सारता का सिद्धांत। इसमें रहता है मॉडिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी, इसे भौतिकता का सिद्धांत भी बोलते हैं। इसमें रहता है कि जितने भी फाइनेंशियल आइटम्स होते हैं सिर्फ उसको ही हम लिखते हैं, नॉन फाइनेंशियल आइटम्स को हम छोड़ देते हैं। ये माना जाता है कि जो एक्चुअल में वित्तीय हो, आपको पता है कुछ फाइनेंशियल होते हैं कुछ नॉन फाइनेंशियल होते हैं, दोनों ही फैक्टर्स चलते हैं बिजनेस में, लेकिन जो फाइनेंशियल आइटम्स है केवल हम उसको ही दिखाएंगे, बाकी सबको छोड़ दिया जाता है। फिर आ जाता है प्रकटीकरण का सिद्धांत, डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। इसमें रहता है कि जो भी हम स्टेटमेंट्स बना रहे हैं वो इस तरह बनाए जाने चाहिए कि जो भी उससे रिलेटेड पार्टीज होती हैं, पक्षकार होते हैं, तो उनके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको वो फुलफिल कर सके, वो सारी सूचनाएं दे सके, वो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवा सके उनके लिए, जो कि उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ये हो जाता है डिस्क्लोजर का सिद्धांत। फिर आ जाता है समयबद्धता का सिद्धांत। इसमें समयबद्धता एक निश्चित अवधि होनी चाहिए, मंथली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, इससे रिलेटेड हो जाएगा आपका। एक समय के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं जो भी अकाउंट्स होते हैं। फिर आ जाएगा लागत एवं लाभ का, जिसमें आ जाता है मॉडिफाइड प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट, कि जितनी भी वित्तीय सूचनाओं को एकत्र हम कर रहे होते हैं, जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को हम जो कलेक्ट कर रहे हैं, उन सबके बनाने में भी कुछ क्या होती है, लागत आती है, उनको कलेक्ट करने में कुछ लागत आती है, क्योंकि सारी सूचनाएं सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे तो नहीं मिल जाएंगी ना, आपको उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट पूरा रखना पड़ता है जो कि उन सबको अकाउंटिंग करता है, उन सबका लेखा रखता है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट पूरा अलग से बनाया जाता है। तो उतना ही सूचनाओं को हमें कलेक्ट करना चाहिए जितने की हमारे बिजनेस से रिलेटेड है या बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है। नॉन इम्पोर्टेंट चीजों को छोड़ देना चाहिए जिससे कि उसको कलेक्ट करने की कॉस्ट हमारी कम आए। फिर आएगा उद्योग परंपरा का परिवर्तनशील सिद्धांत, मॉडिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्री प्रैक्टिस। इसमें ये रहता है कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें जो अकाउंटिंग की जाती है, जो अपनी लेखे वो रखती है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से रखती है। जैसे कि हम बात करें इंश्योरेंस कंपनी की, तो वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता बल्कि वो रेवेन्यू अकाउंट बनाती हैं। इसी तरह से कुछ अपने अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं जो अलग अलग तरह से अपने अकाउंट्स को रखती हैं, तो ये उनका एक अलग अपना मॉडिफाइंग प्रिंसिपल हो जाता है। तो ये सारे प्रिंसिपल्स थे जो आपने पढ़े अभी, काफी इंपॉर्टेंट थे, अच्छे से समझ लीजिएगा, एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है आपको। तो जब आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होगा, उसके बारे में पता होगा, तो आप आसानी से इसका आंसर लगा पाएंगे। आइए चलते हैं कुछ एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं कि जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो किस तरह से आ सकते हैं और उनका सोल्यूशन हमें कैसे निकालना है। आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, गैप का अर्थ है, गैप स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर आपको गैप की फुल फॉर्म बतानी है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रोविजंस, जनरली accepted accounting policies, generally accepted accounting principles, none of these। तो गैप है उसकी फुल फॉर्म क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है गैप, क्योंकि इसमें जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया था। तो आप समझ गए होंगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है, लेखांकन का सर्वमान्य सिद्धांत, यानी कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए गए थे जिससे कि जितने भी अकाउंटिंग के काम किए जाते हैं या जहां जहां भी अकाउंट से रिलेटेड चीजें रखी जाती हैं, तो उन सब में समानता हो सके, एक रूपता आ सके, एक जैसे हो सके, तो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए थे, वो कहलाता है गैप। तो यहाँ पर एक आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेखांकन सिद्धांत के अनुसार संस्था और स्वामी को अलग अलग माना जाना चाहिए? Which accounting principle states that companies and owners should be treated as separate entities? Monetary unit assumption, business initiative concept, periodicity assumption, going concern concept। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसा कौन सा सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, जिसमें ये माना गया है
कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है या जो कंपनी होती है और जो उसका ओनर होता है, दोनों अलग अलग होते हैं, एक नहीं होते हैं। यानी कि कंपनी में जो स्वामी है, जो कि कंपनी की हम बात करें, जो कि मोस्टली क्या होते हैं, जो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं वही उसके स्वामी होते हैं। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं और जो कंपनी होती है, दोनों क्या है, आपस में अलग अलग हैं। आपको याद होगा अगर आपने कंपनी लॉ पढ़ी है, तो कंपनी लॉ में आपने सोलोमन बनाम सोलोमन का एक विवाद था जो इसी से ही रिलेटेड था, कि दोनों अलग अलग होते हैं। जो वहां पर निर्णय दिया गया था, डिसीजन आया था, तो यही था कि दोनों अलग अलग होते हैं, कंपनी अलग है और उसके जो स्वामी है वो अलग है। भले ही वो कंपनी के जो स्वामी होंगे वो उसके आपस की एक फैमिली हो सकती है, लेकिन फिर भी वो अलग माना जाता है। यहाँ पर ये कौन सी कॉन्सेप्ट है, कौन सी संकल्पना है कि मौद्रिक इकाई धारणा, व्यापार की प्रत्येक इकाई की संकल्पना, लेखांकन अवधि की संकल्पना, चालू व्यापार की संकल्पना। तो यहाँ पर कौन सी अवधारणा हो जाती है, व्यापार की पृथक इकाई संकल्पना, बिजनेस इनिशिएटिव कॉन्सेप्ट। इसमें माना गया है कि जो भी लेखे रखे जाते हैं, जो भी अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जो भी कंपनी होती है, संस्था होती है, वो और उसकी जो ओनर्स होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। जब कंपनी पर कोई बात चलाया जाता है तो वो कंपनी पर ही होता है, ना कि उसके ओनर्स पे होता है, क्योंकि कंपनी एक अलग इंडिविजुअली सेपरेट बॉडी है, एक आर्टिफिशियल बॉडी है लेकिन सेपरेट है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लागत या व्यय को उसी समय दिखाया जाना चाहिए या रिकॉर्ड रखना चाहिए, दर्ज करना चाहिए जिस समय राजस्व से संबंधित होते हैं, वह किस सिद्धांत द्वारा निर्दिष्ट है। Cost or expenses must be recorded at the same time as the revenue to which they correspond is specified by which principle? Matching principle, going concern principle, consistency principle, prudence principle। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो फिर कॉस्ट आती है, उसको उसी टाइम पर हमें रिकॉर्ड कर लेना चाहिए जिस राजस्व से वो, जिस टाइम से वो रिलेट करती है। यानी कि जिस ईयर में, जिस लेखांकन अवधि में उसको वो जनरेट हुई होती है, उसको उसी टाइम पर ही दिखाया जाना चाहिए। ये किस सिद्धांत में कहा गया है, तो ये जो आपका सिद्धांत है वो हो जाता है मैचिंग प्रिंसिपल। अब ऐसे पूरी तरह बोले तो ये हो जाता है जो आय एवं व्यय का मिलान सिद्धांत होता है, जो आपका इनकम एंड एक्सपेंसेस का मैचिंग कॉन्सेप्ट है, ये उससे रिलेटेड है। इसमें क्या माना जाता है कि जो व्यापार की जो पूंजी होती है, जो कैपिटल होती है, उसमें जो इंक्रीज हो रही है, जो वृद्धि हो रही है, उसको आय माना जाता है। और जो आय के उपार्जन में जो आय जनरेट हो रही है, इसमें वस्तुओं और सेवाओं दोनों की ही जो लागत होती है उसको व्यय माना जाता है। तो उसमें से जब हम व्यय और आय को आपस में मिलान होता है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कितनी उस वर्ष की क्या हुई है, हमारा प्रॉफिट हुआ है, हमारी आय हो पाई है, नेट इनकम हुई है। और इसमें समाप्त लागतें जो होती हैं उसको हम हानि मानते हैं। ये हो जाता है आपका आय एवं व्यय के मिलान का सिद्धांत। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अवधारणा बताती है कि प्रत्येक डेबिट के लिए एक क्रेडिट है। Which concept states that for every debit there is a credit? Money measurement concept, accounting period concept, separate initiative concept, dual aspect concept। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जो प्रत्येक डेबिट होता है, यानी कि जितनी बार हम जिस चीज को डेबिट करते हैं तो साथ ही उसका क्रेडिट भी होता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे समझ में हमें आ रहा है कि ये आपकी डबल इंटरेस्ट से रिलेटेड है, जो द्विपक्षीय अवधारणा होती है उससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। यानी कि यहाँ पर जो आपके अकॉर्डिंग इक्वेशंस बनती हैं, बात वहाँ पर उसकी हो रही है कि जितनी संपत्तियां होती हैं और जो कुल दायित्व होते हैं, दोनों आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, वही हो जाता है डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। यहाँ पर क्या आंसर होगा, ऑप्शन डी। तो इसमें कुछ आपके लेखांकन समीकरण भी बनते हैं जो कि आपकी डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड होते हैं। कौन से हो जाते हैं, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एक साइड एसेट्स होती हैं, एक साइड कैपिटल और लायबिलिटी होती है। अगर दूसरा इसका देखें तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी हो जाएगा। जब हम एसेट्स में से लायबिलिटी को लेस करते हैं तो भी हमारी कैपिटल निकल के आती है। और लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। जब भी लायबिलिटी को अगर हमें निकालना है तो जो एसेट होगी हमारी, उसमें से हम कैपिटल को लेस कर देंगे तो हमारी लायबिलिटी आ जाती है। तो ये हो जाती है कुछ अकाउंटिंग इक्वेशंस, इनको ध्यान में रखिएगा, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय मापने के लिए सबसे स्वीकार्य विधि है। फॉर मेजरिंग इनकम द मोस्ट एक्सेप्टेबल मेथड इज टू अप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड, टू अप्लाई द एवरेज रिटर्न इन इंडस्ट्री ऑन कैपिटल, टू मैच द कॉस्ट विद रेवेन्यू, टू फाइंड आउट द डिफरेंस इन नेट वर्थ ऑन एज ऑन टू डेट्स। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आय मापने की सबसे अच्छी, यानी कि जो इनकम को मेजर किया जाता है, उसके लिए सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल मेथड कौन सा होता है, कि निवेशित पूंजी पर प्रतिफल की सामान्य दर,
पूंजी पर उद्योग में औसत रिटर्न लागू करने के लिए लागत को आय के साथ मिलाना, 2 तिथियों पर निवल मूल्य में अंतर का पता लगाना। तो उसमें क्या हो जाता है कि आय मापना, इनकम कितनी हुई है, ये हमको तभी पता चल पाएगा सही ढंग से जबकि हमें ये पता होगा कि हमारी कॉस्ट कितनी आई है। वही जो टोटल हमारी इनकम आई और कॉस्ट आई, उसमें से जब हम जो लेस कर देंगे कॉस्ट को, तब हमारे पास पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली इनकम कितनी हुई है किसी भी वर्ष में। तो वो हो जाता है हमारा जो लागत को आय के साथ मिलाना, टू मैच द कॉस्ट विद रेवेन्यू। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन समीकरण का सही रूप है। द करेक्ट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन इज, अभी मैंने आप लोग को बताई सारी इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस बताई थी। यहाँ पर जो दे रखी है एसेट्स माइनस रिसीवेबल्स इज इक्वल टू कैपिटल, एसेट प्लस रिसीवेबल्स इज इक्वल टू कैपिटल, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल, एसेट्स प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। तो जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट करिए कि करेक्ट क्या होगा। जो 3 अभी इक्वेशंस मैंने बताई थी उसमें से कौन सी इक्वेशन इसमें मैच कर रही है या कौन सी इक्वेशन करेक्ट होगी, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्व मान्यता सिद्धांत के अनुसार विक्रय राजस्व का लेखा कब किया जाना चाहिए? एज पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, सेल्स रेवेन्यूज शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम व्हेन ऑर्डर इज टेकन फॉर मर्चेंडाइज, ओनरशिप ऑफ गुड्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू बायर, कैश इज रिसीव्ड, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो आपका राजस्व मान्यता सिद्धांत है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल है, उसमें जो विक्रय राजस्व यानी कि जो सेल हम कर रहे हैं उससे जो हमको रेवेन्यू हो रहा है उसको हमें कब रिकॉर्ड करना चाहिए? जब माल के लिए ऑर्डर दिया जाता है, जब माल का स्वामित्व विक्रेता से क्रेता को स्थानांतरित होता है, जब नकद प्राप्त हुआ हो, या फिर इन सारी ही कंडीशन सही है। तो यहाँ पे ये रहेगा कि जब माल का जो स्वामित्व होता है, जो ओनरशिप होती है गुड्स की, वो विक्रेता से क्रेता को ट्रांसफर होती है। जब उस क्रेता के पास वो स्थानांतरित हो जाती है कि ओनरशिप की हाँ ये गुड्स उसके हैं, उस टाइम पर उसका हम लेखा करते हैं कि हाँ विक्रय हुआ है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवधारणा के कारण लेखांकन गैर वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड नहीं रख सकता है? ड्यू टू विच कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग डजन रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा ऐसा आपका कॉन्सेप्ट है जिसमें जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस होते हैं उनका रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा? तो वो हो जाता है मुद्रा मापन की अवधारणा, यानी कि जो चीजें आप मनी में मेजर ना कर सके उन सारे ट्रांजेक्शन का लेखा हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एक आंसर होगा ऑप्शन बी, और उन्हीं लेन देनों को, उन्हीं चीजों को दिखाया जाता है जो कि सीधे तौर पर हम मेजर कर सके मनी में। ऐसे बहुत से बिजनेस में चीजें होती हैं जो कि मनी में मेजर नहीं की जाती, लेकिन बिजनेस को आगे चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उसका लेन देन का लेखा या उन सारी चीजों का लेखा हम अपने जो अकाउंटिंग्स होती है, जो बुक्स बनाते हैं, उसमें नहीं करते। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय के स्वामी को व्यवसाय के लेनदार के रूप में माना जाता है? The owner of the business is treated as a creditor of the business according to which of the following concept? Initiative concept, materiality concept, consistency concept, periodicity concept। क्वेश्चन में जो कह रहा है कि जो व्यवसाय का स्वामी है, जो बिजनेस का ओनर है, वो बिजनेस का क्रेडिटर माना जा रहा है। ये कौन सी अवधारणा है? तो ये हो जाएगी जब हम बिजनेस को और उसके ओनर से अलग रखते हैं, जब बिजनेस अलग है हमारा और जो उसका ओनर है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस, क्योंकि कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल बॉडी है, इसलिए वो अलग है। तो वो हो जाती है हमारी जो इनिशिएटिव कॉन्सेप्ट है वो अलग होगा। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन की उपार्जन अवधारणा के अनुसार किसी भी वित्तीय या व्यावसायिक लेन देन को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। एज पर द एक्रूअल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, एनी फाइनेंशियल और बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन प्रॉफिट इज कम्यूटेड, when balance sheet is prepared, when cash is received or paid, when transactions occur। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि जो लेन देन की उपार्जन अवधारणा होगी या उपार्जन जो उसकी एक कॉन्सेप्ट है, संकल्पना है, उसके अनुसार किसी भी लेन देन को कब दिखाया जाएगा या कब उसका लेखा रखा जाना चाहिए? जबकि लाभ की गणना की जाती है, जब आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है, जब नगद प्राप्त या भुगतान होता है, या फिर जब लेन देन होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में आएगा कि जब भी ट्रांजैक्शन होगा, जैसे ही जो उपार्जन अवधारणा है उसका मतलब मानना ये है कि जैसे ही कोई चीज उपार्जित होती है, कोई चीज जो है, कोई भी ट्रांजैक्शन किया जाता है, उसका लेखा हमको रख लेना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या रहेगा कि जब भी लेन देन होता है तभी उसका हमें रिकॉर्ड रखना चाहिए।
तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन चक्र में शामिल नहीं है। द अकाउंटिंग साइकिल डजंट इंक्लूड रिकॉर्डिंग, डिसीजन मेकिंग, क्लासिफिकेशन, इंटरप्रेटिंग। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अकाउंटिंग साइकिल होता है उसमें किन चीजों को शामिल नहीं किया जाता, या उसमें कौन सी ऐसा आपका स्टेप दे रखा है जो शामिल नहीं होगा, कि रिकॉर्डिंग करना, निर्णय लेना, वर्गीकरण करना, विश्लेषण करना। तो रिकॉर्डिंग तो की जाती है, जो लिखे हैं वो रखे ही जाते हैं, साथ ही जो उसका वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, वो भी किया जाता है, साथ ही विश्लेषण, इंटरप्रेटिंग भी की जाती है। क्या नहीं किया जाता, डिसीजन मेकिंग नहीं की जाती, हम निर्णय नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर जो हम अकॉर्डिंग साइकिल होता है उसमें निर्णय लेने का काम शामिल नहीं होगा, बाकी सारी चीजें आ जाती हैं। ऐसे क्या क्या इसमें आ जाता है, इसमें आपके आ जाता है कि हम जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो जर्नल फिर बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर ट्रेडिंग अकाउंट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, बैलेंस शीट बनाएंगे, उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो निर्णय लेना है, बुक कीपिंग, डिसीजन मेकिंग है, वो नहीं करेंगे। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक लेखांकन सिद्धांतों की विशेषता नहीं है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। रिजल्ट ओरिएंटेड, फैक्चुअल, प्रैक्टिकल, समराइजिंग। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं उसमें से कौन सी एक जो होगी वो उसकी विशेषता नहीं होगी, कि परिणामों पर आधारित है, तथ्यात्मक है, व्यवहारिक है, सारांश है। तो रिजल्ट ओरिएंटेड भी होते हैं, और फैक्चुअल तथ्यात्मक भी होते हैं, तथ्यों से रिलेटेड होते हैं, व्यवहारिक भी होते हैं, प्रैक्टिकल भी होते हैं, लेकिन सारांश नहीं होते, समराइजिंग नहीं होता, हम वहाँ पर कुछ भी समराइज नहीं कर रहे होते हैं। सिर्फ हम एक कुछ नियम कह सकते हैं, कुछ अपने एक रूल्स हैं कि इसी के अकॉर्डिंग हमें लेखा रखना है, अकाउंट्स अपने बनाने हैं, वो समराइजिंग नहीं होते, सारांश नहीं होते। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, कि ये जो समराइजिंग होना है, सारांश होना है, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल की विशेषता नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगति परिपाटी के अनुसार लेखांकन सिद्धांत डैश होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी कन्वेंशन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल शुड बी कंसिस्टेंट, वेरिएबल, फ्लेक्सिबल, फैक्चुअल। तो जो संगति परिपाटी है इसका मतलब ये हो जाता है, संगति परिपाटी में रहेगा कि जो भी हम अकाउंट्स अपने रख रहे हैं, जैसे कि व्यवसाय या बिजनेस जो भी हम चला रहे हैं तो वो बहुत टाइम तक चलता रहता है, तो हर लेखांकन अवधि में हर साल जो हम अपने अकाउंट्स बना रहे हैं उनका जो भी प्रिंसिपल का हम यूज कर रहे हैं वो लगातार एक जैसे होने चाहिए, उन्हें बदलना नहीं चाहिए, उनमें चेंज नहीं लाना चाहिए, जिससे कि हमारे जो भी अकाउंट रखे जाए वो एक जैसे रहे, उसमें कोई भी चेंजेस ना आए, एक कंसिस्टेंसी बनी रहे। वो हो जाता है आपका जो कंसिस्टेंसी कन्वेंशन है या फिर संगति परिपाटी। तो एक आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए कंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन सिद्धांत के तत्व हैं एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इज रिलीवेंस, ऑब्जेक्टिविटी, फैसिबिलिटी, ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लेखांकन सिद्धांत होते हैं इनके तत्व क्या होते हैं, एलिमेंट्स कौन से होने चाहिए उन अकाउंट और प्रिंसिपल्स में, जिससे कि उनको आसानी से एक्सेप्ट किया जा सके। तो औचित्यपूर्ण होने चाहिए, रिलेवेंस होने चाहिए। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि रिलेवेंस इसलिए होने चाहिए क्योंकि उनका जो संबंध होता है, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं उनकी यूटिलिटी से होता है, कि कितने अच्छे से उनका यूज किया जा सकता है, वो इजी है, समझने योग्य है, हम आसानी से अपने उन प्रिंसिपल को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिविटी, उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए कि उनमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, उन पर बिलीव किया जा सके, विश्वसनीय होने चाहिए, एक्यूरेसी हो, जांच किया जा सके आसानी से उनकी, इस तरह के होने चाहिए। तथ्यात्मक आंकड़ों पर आधारित हो, और फिर आपका व्यवहारिकता आ जाएगा, फैसिलिटी यानी कि लाभप्रद होने चाहिए, प्रॉफिटेबल होने चाहिए, जिनको हम एक्चुअल में ऐसा दृष्टिकोण उनका होना चाहिए जिसको हम एक्चुअल में ला सकें या फिर बना सकें, उनके अकॉर्डिंग अपने खातों को, अपने जो हमारे बना रहे हैं हम उनको अकाउंट्स को रख सकें। ये तीनों ही एलिमेंट्स होने चाहिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल में। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लेखांकन सिद्धांत की सीमा नहीं है। Which of the following is not a limitations of accounting principles? Recording of only monetary form of events, lack of common views, both A and B, none of these. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या जो है वो लेखांकन सिद्धांत की एक सीमा नहीं है, लिमिट्स नहीं है। तो केवल मौद्रिक घटनाओं का लेखा होता है, करेक्ट है। इसमें ज्यादातर जो उन्हीं लेन देनों का लेखे की बात होती है जो कि मेजर किया जा सके, जिनको मनी में जो आपके मौद्रिक रूप से है इनका मापन हो सके, उनको ही शामिल किया जाता है। एक मत का अभाव है, करेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे हैं, बहुत अलग अलग हैं, एक दूसरे के कभी कभी विपरीत भी होते हैं,
तो वहां पर ये रहता है कि उनको एक साथ एक जैसा एक हमेशा होना जरूरी नहीं होता, इसलिए रहता है कि सबका अलग अलग उससे व्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी दोनों ही करेक्ट हो जाएगा, तो एक आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। आज वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट आ गए होंगे। एग्जाम में किसी से भी रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।